ओके, इस हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन करना है जेएनआर के हवाले से तो वो कर लें, नहीं तो फिर हम वुथरिंग हाइट्स देख लेते हैं। वुथरिंग हाइट्स एमिली ब्राउन ने लिखा था। इसके हवाले से आपको एक ही चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि एमिली ब्राउन ने वुथरिंग हाइट लिखा था। और वुथरिंग हाइट एक गॉथिक नॉवल है, तो गॉथिक नॉवल की एक बहुत हिसाब से बिगिनिंग करने वाली जो बंदी थी वो एमिली ब्राउन थी। इससे पहले हम मिसिस एन रेडक्लिफ का नाम पढ़ चुके हुए हैं। मिसिस एन रेडक्लिफ ने इस हवाले से कुछ बहुत काम किया था। वेट, लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू पीपल। जी, वुथरिंग हाइट्स अगर हम देखें तो इसमें आपको जेन आयर में और वुथरिंग हाइट्स में थोड़ी बहुत बातें हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी आप उसको बस एक दफ़ा लेक्चर सुन लें और वो कैरेक्टर स्केच को एक दफ़ा देख लें, दैट्स ऑल। अब एक बंदा होता है, उस बंदे का नाम होता है लॉकवुड। हम्म, एक जो मिस्टर लॉकवुड है ना, वो एक जगह होती है थ्रेश क्रॉस ग्रेंज। अब वो वहां पे जाता है और उसके साथ दो दफा जाता है। दोनों दफा ही बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सलूक होता है। और वो देखता है कि वहां पे एक हेथक्लिफ का नाम का बंदा है जो कि काफी अजीबोगरीब है। तो वो इस खानदान की हिस्ट्री सुनने में इंटरेस्टेड है और इसको हिस्ट्री कौन बताती है, उसकी मेड नीली। बेसिकली टू फैमिलीज हैं, एक फैमिली का नाम है अर्नशॉ और एक का नाम है लिंटन। अब मिस्टर और मिसिस अर्नशॉ के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है हिंडली, एक का नाम होता है कैथरीन। ठीक है। अब ये जो हिंडली होती है ना, हिंडली होता है ये अच्छा मतलब होता है, दोनों अच्छे बहन भाई होते हैं। मिस्टर एंड मिसिस अर्नशॉ उनके साथ काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि जो मिस्टर अर्नशॉ हैं ये अडॉप्टेड अनदर बॉय, एन ऑर्फन बॉय, हैथक्लिफ। अब जब हैथक्लिफ इनके घर आता है ना, तो हिंडले ये देखता है कि सारे लोग उससे ज्यादा तवज्जो हैथक्लिफ को दे रहे हैं और हिंडले डिवेल्प्स अ फीलिंग ऑफ जेलसी टुवर्ड्स हैथक्लिफ। तो अब इस जेलसी की फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए मिस्टर अर्नशॉ क्या करते हैं, ये हिंडले को किसी दूर के कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। अब वहां पे वो दूर कॉलेज में चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर अर्नशॉ की हो जाती है डेथ। अब उनकी डेथ के बाद सारा कंट्रोल किसके पास आ गया, हिंडले के पास। अब हिंडले आता है वापस और वापस वो शादी करके आता है, अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आता है और वो दोबारा वुथरिंग हाइट्स आके रहना शुरू कर देता है, यानी इस प्लेस पे। और वो हेल्थक्लिफ के साथ नौकरों जैसा सलूक करता है, उसके साथ काफी बुरा सलूक करता है। अब इन द मीन वाइल कैथरीन और हेथक्लिफ दे एक्चुअली बोथ हैव फीलिंग्स ऑफ लव टुवर्ड्स ईच अदर। अब एक दिन क्या होता है, कैथरीन अपनी किसी मेड से कह रही होती है कि आई कैन नॉट गेट मैरी विद हेथक्लिफ बिकॉज ऑफ द मिस ट्रीटमेंट ऑफ माई ब्रदर हिंडले। ठीक है। तो अब हेथक्लिफ पूरी बात तो सुनता नहीं है, वो आधी बात ही सुनता है। आधी बात सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। वो वुथरिंग हाइट्स को छोड़ देता है। अब जो कैथरीन है ये वुथरिंग हाइट्स को उसके छोड़ देने से काफी परेशान भी है, उदास भी है। और इसके बाद होता ये है कि लिंटन फैमिली, अब हम लिंटन फैमिली में आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बात रोक देते हैं। लिंटन फैमिली में मिस्टर लिंटन और मिसेस लिंटन है, इनके दो बच्चे होते हैं, एडगर और आइजाबेला। अब ये जो कैथरीन है ना, इसको इसके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी हुई है। अब हेथक्लिफ यहाँ पे है नहीं, हिंडले को अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं, तो वो क्या करती है, वो एडगर के साथ शादी कर लेती है जो कि थर्स्ट क्रॉस का ओनर होता है। तो उसके ओनर का बेटा होता है, तो अब वो एडगर के साथ शादी कर लेती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ काफी देर बाद हेथक्लिफ वापस आता है। अब हेथक्लिफ अमीर हो चुका हुआ है, जेंटलमैन बन चुका हुआ है। तो इवन हिंडले भी उसको देख के खुश होता है। क्यों? क्योंकि हिंडले ने अपनी अय्याशियों में काफी ज्यादा जो दौलत है वो तो तबाह कर दी होती है। हेथक्लिफ उससे वक्तन फवक्तन प्रॉपर्टी खरीदता रहता है और हिंडले काफी हद तक हेथक्लिफ का मकरूज हो चुका हुआ है। इवन एक टाइम ऐसा आता है जब जो हिंडले है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देता है, हेथक्लिफ वुथरिंग हाइट्स का मालिक बन जाता है
और हेथक्लिफ फिर हिंडले के साथ वही कुछ सलूक करता है जो कभी हिंडले ने इसके साथ किया होता है। तो इस तरह की गेम चल रही होती है। दूसरी तरफ कैथरीन बहुत एक्साइटेड हो जाती है हेथक्लिफ की वापसी पे। एडगर को ये लगता है जैसे कैथरीन एंड हेथक्लिफ हैव समथिंग इन कॉमन विद ईच अदर, तो ये इसको बहुत डांटता भी है। तो ये इतनी बीमार पड़ जाती है जिसकी कोई हद नहीं, काफी ज्यादा इसकी तबीयत खराब रहना शुरू कर हो जाती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हेथक्लिफ है और कैथरीन ये दोनों एक दिन मिलते हैं। ये एडगर उसको देख लेता है और वो उसको समझता है दैट दे बोथ आर हैविंग सम रॉन्ग काइंड ऑफ मोमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो वो कैथरीन को बहुत ज्यादा सख्ती से डांटता है। और उसी रात क्या होता है, हेथक्लिफ आइसाबेला एडगर की बहन को लेकर भाग जाता है। अब जो एडगर है वो कैथरीन उसके डांटने की वजह से काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है। और वो एक अपनी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है कैथी, और उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जो हेथक्लिफ है वो आइसाबेला के साथ उसकी कोई अटैचमेंट होती नहीं है। वो सिर्फ एडगर को मजा चखाने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए वो आइसाबेला के साथ शादी करता है। और वो आइसाबेला के साथ उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत खराब होता है। अब आइसाबेला बेचारी फंस गई है ना, वो वापस जा सकती है क्योंकि एडगर कहता है कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हेथक्लिफ उसके साथ सही सलूक नहीं कर रहा। तो आइसाबेला हेथक्लिफ को भी छोड़ देती है और एंड शी गेव बर्थ टू अ बॉय नेम्ड लिंटन। और अब ये हिंडले का भी एक बेटा होता है, डेट इज हैरिटन। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, कैथरीन की डेथ हो गई हुई है, हिंडले भी इज नो मोर। हिंडले का बेटा सिर्फ हैरिटन है जो कि वुदरिंग हाइट्स में रह रहा है। और इसके अलावा कैथरीन और एडगर की बेटी होती है कैथी। अब ये क्या होता है, हेथक्लिफ ये चाहता है कि कैथी और लिंटन ये दोनों आपस में मिले जुले और सो डैट दे बोथ गेट मैरिड। लेकिन होता ये है कि लिंटन की भी डेथ हो जाती है क्योंकि वो वीक होता है। हेथक्लिफ ने उसके ऊपर शुरू में इतनी तवज्जो दी नहीं होती है। और आइसाबेला इतनी स्ट्रांग होती नहीं है और इतना उसका ध्यान नहीं रख पाती। लिंटन की भी डेथ हो जाती है, बाद में रह जाते हैं हैरिटन और कैथी। तो एडगर की डेथ के बाद कैथी हेथक्लिफ के पास रहना शुरू कर देती है। और इसके बाद कैथी एंड हैरिटन दे बोथ गेट मैरी एंड द नॉवेल एंड्स। इसकी भी आपको समझ आई या नहीं? अगर कोई क्वेश्चन है इस नॉवल में से तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं मैथ्यू आर्नल्ड को। ओके, सो नेक्स्ट इज मैथ्यू आर्नल्ड। आर्नल्ड एक काफी ग्रेट विक्टोरियन पोइट भी था, क्रिटिक भी था, एजुकेशनलिस्ट भी था। और ही वॉज बोर्न इन सरे इंग्लैंड। और रग्बी ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा। इनके फादर भी काफी एक ग्रेट हिस्टोरियन थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, हेडमास्टर थे। इन्होंने बहुत काम लिखे, जैसे इन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स इनका पब्लिश हुआ इन 1849। और इसके अलावा इन्होंने पोइट्री भी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड में। और इनकी जो फ्रेंड की डेथ हुई तो उस पर उन्होंने कुछ एलिजीज भी लिखी, कुछ फेमस एलिजीज भी हैं। आर्नल्ड को डिफरेंट टाइटल्स दिए गए, लाइक ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो इस तरह से काफी टाइटल्स नहीं मिले इन्हें। इनकी जो ट्रेजेडी है मिरोप, ये उनकी इकलौती ट्रेजेडी है, तो इसलिए इसका नाम याद रखना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ लेक्चर्स भी दिए ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। और इनके कुछ मेजर वर्क्स अगर हम देखें तो डॉवर बीच है, स्कॉलर जिप्सी, रग्बी चैपल, कल्चर एंड एनार्की, थायरसिस थायरसिस एलिजी है जो कि उन्होंने अपनी फ्रेंड आर्थर होकलॉक की डेथ पे लिखी थी। और टचस्टोन का मेथड भी उन्होंने मुतारिफ करवाया। क्रिटिसिज्म पे ऐसे लिखा, सोहराब एंड रुस्तम पे उन्होंने पोएम्स लिखी। क्रोमवेल पे उन्होंने जो पोएम लिखी थी उससे उन्हें ऑक्सफोर्ड में प्राइज भी मिला। और सोनेट्स भी लिखी उन्होंने शेक्सपियर वगैरह पे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मेन काम की तरफ। अब उन्होंने एक वर्क लिखा था, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम।
जिसमें आर्नल्ड ये बताते हैं कि क्रिटिक का क्या रोल है सोसाइटी में, और इसके अलावा वो इपोक ऑफ एक्सपेंशन और इपोक ऑफ कंसंट्रेशन नाम के दो कॉन्सेप्ट्स मुतारिफ करवाते हैं। अब उनके ख्याल में जो क्रिटिसिज्म है ना, वो एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा एक नोबल टास्क है। असल में वो कहते हैं कि पोइट्री, पहले वो पोइट्री को एक्सप्लेन करते हैं कि पोइट्री में क्या करता है। पोइट वो एक सिंथेसाइजिंग प्रोसेस होता है जिसमें पोइट चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, आइडियाज़ को एनालिसिस करता है, इसके बाद उनको एक वर्क ऑफ आर्ट में उन तमाम आइडियाज़ को एक प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर देता है। अब पोइट ने तो अपने जितने भी पावरफुल आइडियाज थे उनको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्रिटिक क्या करता है, इन जितने भी आइडियाज का पोस्टमार्टम करता है, उनको एक एक चीज को एक्सप्लेन करता है और उसको एनालाइज करता है, उसको डिवाइड करता है, उसमें जितने भी आइडियाज हैं उनको डिफरेंशिएट करता है और उनके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बात करता है। तो ये क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म एक कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं। अब इसके अलावा आर्नल्ड ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी। उसने कहा था जितनी भी दुनिया का आर्ट है ना, वो टू पीरियड से गुजरता है। उनको हम इपोक्स कहते हैं। देयर टू इपोक्स होते हैं, इपोक ऑफ एक्सपेंशन और इपोक ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सपेंशन क्या है? ये एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें पोइट्स न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। अब हर एज में, हर इरा में, हर पीरियड में हमारे पास पोइट्स ऐसे नहीं आते हैं जो न्यू आइडियाज लेके आए हों। जैसे अगर हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड देखें तो चौसर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा नाम ही नहीं है। इस तरह से अगर हम रिस्टोरेशन पीरियड देखें, ड्राइडन के अलावा हमें कोई और नाम ही नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि हर एज में आपके पास ऐसे पोइट्स नहीं होते जो कि न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। तो इसमें वो कहता है कि एपोक ऑफ एक्सपेंशन की सबसे ग्रेटेस्ट वर्क अगर हम देखें ना, तो अभी तक दो ही गुजरे हैं। एक तो एथेंस, एथेंस में जब सोफोक्लिस थे, एस्काइलस थे, यूरिपाइस थे, तो इन्होंने बहुत ग्रेटेस्ट वर्क्स लिखे थे। दूसरा एलिजबेथन एरा में काफी अच्छा काम हुआ था। अब आर्नल्ड ये कहता है कि जो इपोक ऑफ एक्सपेंशन है इसमें पोइट अपना क्रिएटिव वर्क क्रिएट करते हैं, और इपोक ऑफ कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो क्रिटिक्स हैं वो इपोक ऑफ एक्सपेंशन में क्रिएट किया हुआ वर्क लेते हैं और इसके अलावा उसी वर्क को एनालाइज करते हैं, उसको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और दुनिया के सामने लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अब आर्नल्ड कहता है कि जो पोइट्री है ना, इसमें दो तरह की फेलिसीज होती हैं। मतलब जब भी हम किसी भी पोइट्री को, किसी पीस ऑफ वर्क को जज करते हैं, दो तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। एक होता है हिस्टोरिकल, दूसरा होता है पर्सनल। अब हम सारे लोग वो हैं जो कि माजी में जीना जरा ज्यादा पसंद करते हैं। लेट्स सपोज हम अपने स्कूल डेज में बहुत डिप्रेस्ड भी रहते होंगे, हमें पेपर्स की टेंशन भी होगी, हो सकता है उस टाइम हम उस टाइम को इतना एंजॉय ना कर रहे हो, लेकिन अब जब कभी हम बैठेंगे हम ये कहेंगे वो दिन तो बड़े अच्छे थे, वो काम तो बड़ा अच्छा था। वो क्यों अच्छा था? क्योंकि वो अब गुजर गया। यू डोंट हैव टू गो बैक इनटू दैट काइंड ऑफ एरा। और इसके अलावा ये कि हम हमेशा पास्ट में समझते हैं कि जितने भी अच्छे काम थे ना वो पास्ट में ही हुए थे। तो अब इसमें कहता है कि जब भी हम किसी पीस ऑफ पोइट्री को जज करते हैं, तो इसमें हिस्टोरिकल फैलेसी क्या है, हिस्टोरिकल गलती हम क्या करते हैं, लोगों के ख्याल में जो माजी की पोइट्री है ना, पास्ट की पोइट्री वो बहुत अच्छी है। पीपल, लोग किसी भी पोएम को इसलिए भी वेटेज देते हैं कि वो एंशंट है, वो कदीम है। और जब भी हम दूसरी जो फैलेसी है वो हमारे पर्सनल इमोशंस पे बेस कर रही होती है। हम क्या करते हैं, किसी भी अपने कंटेम्परेरीज को बहुत हार्शली भी समटाइम्स जज करना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से, सिर्फ इस बिलीफ की वजह से कि जो एंशियंट पोइट्री है वो ज्यादा वर्थी ऑफ प्रेज है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अभी तक हम पीटीवी वाले इरा से बाहर नहीं निकल आए। जब कभी हम एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को या वैसे भी इन जनरल बात करते हुए देखें तो हम कहते हैं वो जो पुराने ड्रामे थे वो तो बड़े ही अच्छे थे, और हम जो नए वाले ड्रामे हैं उनको बहुत हार्शली जज कर रहे होते हैं और उसको इस तरह से हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। इस तरह से जो मॉडर्न पोइट्स हैं हम उनको हमेशा डिग्रेड ही कर रहे होते हैं, और पुराने पोइट्स की हम बहुत तारीफ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई आजकल की पोइट्री है जो लिखी जा रही है, आजकल के ड्रामे हैं जो लिखे जा रहे हैं, वो पुराने वक्तों में जो शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन ने लिखा था वैसे वाला तो कोई वर्क ही नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जब भी हम जज करते हैं तो हम हमेशा ये दो तरह की गलतियां करते हैं। तो हमें पोइट्री को बहुत न्यूट्रल, अनबायस्ड होकर जज करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स की बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। रग्बी चैपल इज लाइक नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। देन देयर इज सोहराब एंड रुस्तम। तो ये फिरदौसी पर्शियन एपिक शाहनामा से ली गई है, आपने बस ये याद रखना है इस सोहराब एंड रुस्तम में। देन देयर इज कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की
मुझे लगता है कल्चरल एनार्की हम कल पढ़ लेंगे, एशियन क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा और एलिजबेथ ब्राउनिंग भी हो जाएगी उसमें।